इन्फीमम इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये मिनिमम ऑफ दिस सेट नहीं होगा, इन्फीमम ऑफ दिस सेट होगा। ये जो इन्फीमम है ये इसकी लिमिट होगी। तो अब हम लिख सकेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इस इन्फीमम के इक्वल होगा। तो जनरल क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये इनफीमम होगा या सुप्रीमम होगा किसी सेट का। ये इनफीमम हो सकता है, इनफीमम ऑफ ए हो सकता है, या सुप्रीमम ऑफ ए हो सकता है। डिपेंड्स कि ए में जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। हमारे पास जो ए है ये वाला, इसमें वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, तो इसका जो इनफीमम होगा वो लिमिट होगी। अगर ये इंक्रीज हो रही होती, इसका जो सुप्रीमम होता वो लिमिट होती। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। आगे आते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इस चीज को कि लेट फॉर ऑल एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा। ये बहुत अहम है डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट है इन एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर जो फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट की, ये मैं वो डिस्कस करने लगा। लेट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that if C belongs to some real line and C minus x square की absolute value is less than epsilon if x minus 0 की absolute value less than delta। तो हर एप्सिलॉन के लिए अगर हम ऐसा डेल्टा फाइंड कर सकें हर एप्सिलॉन के लिए, तो फिर हम कह सकेंगे कि x स्क्वायर जो है इसकी लिमिट C है। C कोई वैल्यू भी हो सकती है। इस वक्त जब हम 0 ले रहे हैं, x 0 के करीब जा रहा है, तो यहाँ C की वैल्यू 0 होगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। तो हम यहाँ लिख सकेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर इज इक्वल टू C। तो ये जो ऊपर मैंने डेफिनेशन दी है, ये और ये वाली जो लिमिट लिखी हुई है, ये इनका सेम मीनिंग है। लिखा ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी। फर्क क्या है, वो ये कह रहा है ऊपर वाली में कि जो जो x और 0 का डिस्टेंस डेल्टा से कम होता जाएगा, वैसे वैसे C और x स्क्वायर का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होता जाएगा। हर एप्सिलॉन के लिए हम ऐसा डेल्टा फाइंड कर सकेंगे। आगे जाके हम इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। जनरली, ये तो मैंने सिर्फ x स्क्वायर के लिए लिखा है, जनरली डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फंक्शन वैल्यू और c के दरमियान फासला कम होता जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, व्हेन x और a के दरमियान फासला जो है वो डेल्टा से कम है। तो इसको हम लिमिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू सम c। इसमें हर करेक्टर x और a, इनके डिस्टेंस जैसे जैसे कम होते जाएंगे, f ऑफ x और c का डिस्टेंस भी उसी तरह कम होता जाएगा। एग्जाम्पल ये है, अगर मेरे पास f ऑफ x ये फंक्शन हो और a हमारे पास 1 हो, तो c मैं ले लेता हूँ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू c ले लेता हूँ। अब मैं एप्सिलॉन चूज करता हूँ अपनी मर्जी से 0.1 विच इज ग्रेटर देन 0, एंड मैं कहता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है और मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ x माइनस 1 और x प्लस 1 में, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 0.1 है, और इधर से मैं x माइनस 1 रहने देता हूँ, x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूँ। ये जो चीज़ मेरे पास सर्कल में आई है, ये मेरा डेल्टा है, ये इक्वल्स टू डेल्टा। अब आप देखें, हर एप्सिलॉन के लिए मैं यहाँ डेल्टा फाइंड कर सकता हूँ, हर एप्सिलॉन। ये डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पे भी और x पे भी। जैसे जैसे मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बदलूंगा, डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलूंगा, डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हर एप्सिलॉन के लिए मैं यहाँ डेल्टा फाइंड कर सकता हूँ। इसका मतलब है x और 1 के दरमियान डिस्टेंस जूं जूं कम होता जाएगा, वैसे वैसे x स्क्वायर और 1 के दरमियान डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। ये कहलाएगा कि ये कहेगा, इस सारी चीज़ से हम ये कह सकेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। वापस आते हैं हम इसी डेफिनेशन पे। अगली स्लाइड में मैं ये टर्म्स हैं तो इनको थोड़ा एलेबोरेट करूंगा। ये जो टर्म है, पहले रियल लाइन के लिए और फिर आगे चलेंगे किसी और स्पेस के लिए। ये पहले रियल लाइन के लिए मैं एक्सप्लेन करने लगा। c माइनस एक्स स्क्वायर या f ऑफ x माइनस सी, ये वाली टर्म कह लें,
इन पार्ट्स को एलेबोरेट करना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगली डिस्कशन में इस पे करने जा रहा हूँ कि इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, इफ एक्स मॉड इज लेस देन 3, इफ एंड ओनली एक्स जो है वो किन दो नंबर्स के दरमियान होना चाहिए, बताएगा कोई मुझे? सर 3 और -3 के दरमियान हो। वेरी गुड, ठीक, 3 और -3 के दरमियान है। एक्स जो है वो -3 और 3 के दरमियान की कोई वैल्यू होगी। इफ एक्स मॉड इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, then if and only if -5 less or equals to x less or equals to 5। ये हम इस नोशन को मैट्रिक की बुक से लेके अब तक काफ़ी दफ़ा इससे इंटरेक्ट हो चुके हैं। एग्रीड और नॉट? यस सर। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे यूज़ करूँगा फॉर द डेफिनेशन। अगर मेरे पास f ऑफ x माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, whenever x माइनस ए की वैल्यू जो है वो लेस देन डेल्टा हो, तो इसका कोई और मीनिंग भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट होगी। अगर ऊपर वाली ठीक है तो नीचे वाली ठीक है, नीचे वाली ठीक है तो ऊपर वाली ठीक है। माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन whenever minus delta is less than x minus a is less than delta. Do you agree with this or not? यस सर। जी सर। अब मैं कॉन्शियसली इस सारे इंटरवल के बारे में थोड़ी सी एक राय देता हूँ, आपने बताना है कि वो आपको समझ आ रही है या नहीं। ये जो सामने लिखी हुई चीज़ है, मेरे ख्याल में इसका मीनिंग ये है, एफ ऑफ एक्स माइनस सी, ये एलिमेंट होना चाहिए इस ओपन इंटरवल माइनस सर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन तक इंटरवल होगा। और एप्सिलॉन। जी सर। whenever x minus a is an element of minus delta or delta, तो आप डेफिनेशन को इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो ये है, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन, वही डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये वाली बात थी, f of x minus c belongs to minus epsilon epsilon whenever x minus a belongs to minus delta delta। तो उस डेफिनेशन को आप इस शक्ल में भी देख सकते हैं, इंटरवल्स की शक्ल में। डेफिनेशन वही है लेकिन उसकी फॉर्म थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस फॉर्म में ये जो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, इसको कहा जाता है नेबरहुड ऑफ ज़ीरो, और माइनस डेल्टा डेल्टा ये भी नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। तो मकसद क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस सी के दरमियान फासला अगर ज़ीरो की नेबरहुड की तरफ जा रहा है, तो एक्स माइनस ए के दरमियान फासला अगर ज़ीरो की नेबरहुड की तरफ जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस सी के दरमियान डिस्टेंस भी ज़ीरो की नेबरहुड की तरफ जा रहा होगा। समझ आ गई? जी सर। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा। जैसे जैसे x माइनस ए के दरमियान फासला कम होता जाएगा, माइनस डेल्टा डेल्टा जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना हम ज़ीरो के करीब होंगे, क्योंकि ये ज़ीरो का नेबरहुड है। यस सर। इसी तरह माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन भी ज़ीरो का नेबरहुड। तो x माइनस ए की वैल्यू जो ज़ीरो के करीब होती जाएगी, माइनस डेल्टा डेल्टा इंटरवल में लाई करती जाएगी, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स माइनस सी की वैल्यू भी माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन यानी ज़ीरो के करीब होती जाएगी, छोटे इंटरवल में बिलोंग करती जाएगी। सर क्लियर हो? क्वेश्चन जी, क्वेश्चन करें। ज़ीरो को ही नेबरहुड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए हम कोई और
टू लेना है आपकी आवाज रुक रही है, आप जो भी हैं आपकी आवाज रुक रही है, मुझे ना सवाल समझ आ रहा है ना आवाज आ रही है। ओके सर, अब आवाज आ रही है फिर? सिर्फ इस जुमले को मैंने सुना है और बाकी कुछ नहीं। सर मैं कह रहा हूँ कि हम उसे जीरो का नेबरहुड ही क्यों कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास x अप्रोचेस टू 3 है, fx की वैल्यू कुछ 7, fx माइनस जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू fc की वैल्यू 7 तक आ रही है, तो हमारे पास जो एप्सिलॉन तब भी वो जीरो के नेबरहुड ही रहेगा या कोई चेंज होगी वैल्यू पे? अच्छा क्वेश्चन है। इसका पहले मैं आपको आंसर दूँ। इस बात को समझें कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट 0 0 0 के करीब होती जाए, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता यस हूँ। देखें, मैं अगर लिमिट फाइंड करना चाह रहा हूँ, लिमिट कि किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि इससे जनरेट होने वाली वैल्यूज किस पॉइंट के करीब होती जा रही है, ठीक है। मसलन क्या वो 1 के करीब होती जा रही है फंक्शन वैल्यूज, जो मैं x 0 के करीब लेके जा रहा हूँ, क्या वो फंक्शन वैल्यूज 1 के करीब होती जा रही है, 2 के करीब होती जा रही है, किस नंबर के करीब होती जा रही है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मेरा फंक्शन 2 को कन्वर्ट कर रहा है तो मेरा c2 है, c की वैल्यू 2 है। अब मैं फंक्शन वैल्यूज और 2 के दरमियान जब फासला निकालूंगा तो जितना जितना ये फासला कम होता जाएगा उतना उतना मैं कहूँगा कि ये नंबर्स करीब आते जा रहे हैं, हाँ या ना। यस सर। तो एफ ऑफ एक्स माइनस सी का इस इंटरवल में बिलोंग कर जाना है फॉर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन, ये एश्योर कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स और सी करीब आते जा रहे हैं, ठीक है। यस सर, बिल्कुल वो करीब आते जाएंगे। तो इस वजह से हम लिख रहे हैं कि ये इंटरवल में बिलोंग कर रहा है या एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही है। ये दोनों बातों का मतलब सेम। ओके सर। सिर्फ लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बुक्स में ये ब्लू वाली डेफिनेशन फॉलो हो रही है, कुछ बुक्स में ये ग्रीन वाली डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो मैं इसलिए सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूँ कि जब आप किताबों को पढ़ें तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार वो डेफिनेशन तो और थी, ये और आ गई, ये कहाँ से आ गई। ये सेम डेफिनेशन है, सिर्फ इनको लिखने का तरीका बदला है। अभी मैं तीसरा तरीका भी बताऊंगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है, थैंक यू सर। अब आते हैं एक थर्ड पार्ट की तरफ। मैं अगेन इस जगह से मूव करूंगा और यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। अगर मेरे पास ये इनइक्वालिटी है माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं अगर दोनों तरफ सी प्लस करूँ व्हाट आई विल गेट माइनस एप्सिलॉन प्लस सी, ओके, लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन epsilon plus c. Do you agree with this? जी सर। Whenever क्या लिखना चाहिए अगर मैं a ऐड करूं दोनों तरफ, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। इससे एग्री हैं आप लोग? यस सर, एग्री। तो इसी डेफिनेशन का एक एस्पेक्ट ये हो गया कि f ऑफ x जो है ये बिलोंग कर जाए किस इंटरवल में, माइनस एप्सिलॉन प्लस सी टू एप्सिलॉन प्लस सी। c माइनस एप्सिलॉन जी सर। और c C प्लस एप्सिलॉन। whenever x बिलोंग कर जाए इंटरवल में a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ये हमारे पास जो है डेफिनीशन का तीसरा व्यू है कि कब f ऑफ x की लिमिट c होगी, तब होगी जब f ऑफ x बिलोंग कर जाए इस इंटरवल में और x बिलोंग कर जाए इस इंटरवल में फॉर सम डेल्टा। हर एप्सिलॉन के लिए अगर ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है हम कहेंगे ये हमारे पास एक वैलिड जो है आर्ग्यूमेंट है, मोर देन सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट सी। ऊपर ग्रीन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कहीं, या ये ब्लू वाली हो जाए या ये रेड वाली हो जाए, तब हम एक चीज़ आराम से लिख सकते हैं, वो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे जैसे एक्स ए के करीब जा रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी हो गई है। सी मीन्स वो लिमिट जो एफ ऑफ एक्स की लिमिट बनेगी व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। तो इन तीनों का एक्चुअली मीनिंग ये है जिसको हमने कैलकुलस में बहुत अच्छी तरह पढ़ा।
और उसके बिहाइंड स्टोरी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। तो बाज़ दफ़ा पहली डेफिनेशन अप्लाई करना आसान होगी, बाज़ दफ़ा दूसरी वाली आसान होगी, ये गिवन इन्फॉर्मेशन पे होती है। बाज़ दफ़ा तीसरी अप्लाई करना आसान होगी। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट किस डेफिनेशन से करें तो जल्दी हो जाएगा। ये पढ़ाने का मकसद ही है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि इन डेफिनेशंस में कोई डिफरेंस है। तीनों का मीनिंग सब कुछ सेम है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है? यस। कोई सवाल कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो? नहीं है? फिलहाल नहीं है, फिर वो पढ़ेंगे जब वो कुछ सवाल आएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको लिमिट समझ आ गया है, लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो मैं आपको आगे पढ़ाने लगा हूँ वन लाइन आर्गुमेंट में कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या हो। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होगा अगर मैं फर्ज करिए एक्स के लेता हूँ। कोई मुझसे पूछता है बताएं जी ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, और वो मुझे कहता है कि आप एक्स यहाँ से लें, एक मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देता है डोमेन कि आप एक्स जो है वो -1 और 1 से लें, आप बताएं ये कंटिन्यूस है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, या ये क्वेश्चन आ जाता है कि x इज इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, यानी दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं, या किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड, जो कैलकुलस में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंटिन्यूटी का एक माइनर सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। व्हेन, बड़ा आसान सा है, व्हेन c इज इक्वल्स टू f ऑफ a, अगर c हमारे पास f ऑफ a के इक्वल हो, दिस इम्प्लाइज f is continuous at x is equals to a। जो हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें एक c मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? यस सर। अगर ये c f ऑफ a हो जाए तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हमेशा कंटिन्यूस होगा? इसका आंसर नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं? यस सर। लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूं। ग्राफिकली पहले इसको स्केच करते हैं। एक फंक्शन है जो यहाँ पे आके एक वैल्यू अस्यूम करता है, और वो वैल्यू है 7, और फिर वो इसी वैल्यू से स्टार्ट लेता है और आगे कंटिन्यू होता है। ये एक फंक्शन। अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x इसके नीचे है 3 वैल्यू, x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x, अगर आप ये लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट जो है लेफ्ट साइड से आएगी 7, ठीक है, राइट साइड ये वाली जो वैल्यू है ये 8 है, ये वाली वैल्यू राइट, राइट साइड से ये मैं लेफ्ट साइड से कह रहा हूँ। और लिमिट अगर हम फाइंड करें x अप्रोचेस टू 3 प्लस वाली साइड से, यानी राइट 3 के राइट वाली साइड से, तो f ऑफ x ये आपके पास आ जाएगा 8। एक्चुअली इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन f ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 7। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, इसी तरह एक और फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x -1। अब मैं f ऑफ 1 फाइंड करना चाह रहा हूँ, बताएं f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? अगर हम 1 पुट करेंगे ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 1 पुट करेंगे नीचे 0 हो जाएगा, दोनों जगह पे ये 0 हो जाएगा। एग्रीड? यस सर। तो ये अनडिफाइंड है,
एफ ऑफ वन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन लिमिट अगर हम निकालना चाहें एक्स अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ एक्स की अगर मैं लिमिट निकालना चाहूँ तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा वट आई विल गेट एक्स प्लस वन, हाँ या ना। एक्स प्लस वन में जब आप वन पुट करेंगे तो लिमिट क्या आएगी, टू। क्लियर हो गया। तो लिहाजा इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे जिनकी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये भी मुमकिन है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करे, दोनों सेम ना हो। जैसे मैं एक ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि ये मेरे पास एक यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ और ये फंक्शन वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जो कि 8 है, और यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ फंक्शन को जो ब्रेक हुआ है उसकी वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगी जो है 6 वैल्यू सेम। यहाँ पे जब आप लिमिट लेफ्ट और राइट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट की वैल्यू 6 आएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 3, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस वाली साइड से यानी इस साइड से 3, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास 6 आएगा। अगर आप राइट साइड से आएंगे तब भी 6 आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, 6 आएगी। बट एफ ऑफ 3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली मैंने 8 लिया हुआ है। तो फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम नहीं है, लिहाजा ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। मोर प्रिसाइजली ग्राफ थोड़ा सा मिस्टेकनली ख़राब हो गया मुझसे, यहाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर ले और एक्चुअल वैल्यू को यहाँ ले लें। ये एक्चुअल वैल्यू है 8 और ये लिमिटिंग वैल्यू है 6। तो ऊपर वाली जो डिस्क्रिप्शन है वो इस ग्राफ के लिए है। ये थोड़ा सा वैग्यू हो गया मुझसे, ये ग्राफ वैलिड ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ फॉर दिस केस जहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम है 6 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसकी 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन के 3 पॉसिबल केसेस हैं। हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे, एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करे। हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट करे, एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। हो सकता है कि आपके पास लिमिट भी एग्जिस्ट करे, एक्चुअल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, लेकिन दोनों सेम ना हो। और ये भी हो सकता है ना लिमिट एग्जिस्ट करे ना एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करे। उसके लिए ज़रा देख लें कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये एक फंक्शन है 1/x-1 ये फंक्शन है, और मैं x इज इक्वल्स टू ए पे 1 पे चेक करना चाह रहा हूँ क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस केस में लिमिट जो है इस फंक्शन की x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करती, और एफ ऑफ वन की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। समझ आ गई? जी सर, आ गई। ओके, वेट करें जरा।
जी बेटे, कोई सवाल है तो करें। नो सर। नो सर अभी नहीं। समझ आ रहा है सबको? यस सर समझ आ रहा है। ये कैसे आ रहा है सबको समझ? मुझे खुद समझ नहीं आ रही इस बात की। सर ये प्रीवियस सर ये सुनो ना, पहले पढ़ा हुआ है हमने, ये पहली बार नहीं, कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, इसका आइडिया है। रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है जो इनके जिसमें और अच्छा लगा सुन के। चलें, ये एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। 1 के सर ऊपर आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें और बाय डेफिनीशन चेक करें। एक तो कैलकुलस का व्यू है जो मैंने आपको बताया यहाँ, ठीक है। एक ये व्यू है बाय डेफिनीशन। 3 डेफिनीशन है, ग्रीन में लिखी हुई है, ब्लू में लिखी हुई है, रेड में लिखी हुई है। तीनों का मीनिंग सेम है, वो मैं बता चुका हूँ। आपने इसको बाय डेफिनीशन सॉल्व करना है। ये एक आपकी असाइनमेंट है फॉर द डे। आप मुझे कल तक ये रिप्लाई करेंगे थ्रू व्हाट्सएप कि आपने ये कैसे किया। ये एक क्वेश्चन है आपको बस, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके तो सर लास्ट में सर एक क्वेश्चन बता दें। जी सर इंटरवल और सेट में मैंने कल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि अच्छा, आपके ना हाँ से शदीद किस्म का शोर आ रहा है और आपकी बात मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। शोर को ख़त्म करके बैठा करें, थोड़े पैसे खर्च कर लें माइक और हैंड फ्री वगैरह पे। अब क्वेश्चन आप करें प्रॉपर तरीके से, फिर आंसर मिलेगा। सर अब ठीक है सर। कुछ बेहतर है, बताएं। सर मेरा ना क्वेश्चन ये है कि सेट और इंटरवल में क्या डिफरेंस है। ओके, ये मैं एक सेट लिख रहा हूँ ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3 है सर। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। मैं एक बी सेट लिख रहा हूँ, वो ये है 1 2। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 2 है 2 सर। एलिमेंट है सर। मैं एक सी सेट लिख रहा हूँ, वो ये है 1 2। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? सर नहीं बता सकते। नहीं, मैं हाफिज साहब से बात कर रहा हूँ। नहीं सर ये नहीं बता सकते सर। सर ये क्यों मेरा नहीं भी बता क्वेश्चन था, सकते? हमारे नहीं, क्यों नहीं बता सकते? एक ने कर लिया, वो करता रहे कॉरेस्पॉन्डेंस, बाद में फिर दूसरा करे। जी, सी में क्यों नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट्स? वजह सर डोमेन इंटरवल है उसके अंदर। है। सॉरी जो डोमेन होगी वो एक रियल नंबर है। डोमेन तो किसी फंक्शन की होती है, मैं तो फंक्शन लिख ही नहीं रहा, हम तो सेट पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सी में कितने एलिमेंट्स हैं, आपने कहा नहीं बता सकते। सर शो 2 हो रहे हैं सर। 2 हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही है ना फिर तो। जी सर। ठीक। अच्छा, ऐसा है कि इसमें 2 एलिमेंट्स नहीं है, इसमें 1 शामिल है, इसमें 2 शामिल है, और 1 से लेके 2 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स शामिल हैं। जैसे 1.001, हाँ इसमें शामिल है। 1.1 शामिल है, माइनस सॉरी 1.923 शामिल है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसमें शामिल है। एप्सिलॉन बाई 3, ई बाई 3 शामिल है इसमें। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शामिल हैं, रियल है, वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। 1 से 2 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। जी सर। स्ट्रक्चर समझ आ गया? जी सर आ गया। अब आते हैं इसकी सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ। अगर मैं बी सेट को लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं लिखूंगा एक्स सच दैट x is an element of natural numbers, x is equals to 1 or x is equals to 2।
एक तो सेट बिल्डर फॉर्म ये हो सकती है इसकी, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर्स है, x1 है या x2 है। एक सेट बिल्डर फॉर्म इसकी ये भी हो सकती है कि x जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो x बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को एंड x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2। ये भी यही सेट बन जाएगा अगर आपका n जो है उसमें 0 नहीं है, इसको n प्लस कहेंगे, 0 इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, एक फॉर्म ये भी हो सकती है x such that x is an element of n प्लस और x जो है वो लेस देन 3। ये है सेट को डिस्क्राइब करने का, बताने का एक तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सेट? नो सर। अब आते हैं सी की तरफ, जिसको मैंने लिखा 1 और 2। क्या इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं? नो सर। इसमें 1 और 2 के दरमियान वाले सारे शामिल हैं, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और इसके दरमियान वाले भी सारे शामिल हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा वो देखें। x सच दैट x रियल नंबर होगा और x 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 2 हो सकता है या 2 से छोटा। गो के बी ए ये भी रियल नंबर्स के सबसेट हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये नेचुरल नंबर्स के सबसेट हैं। ठीक है, ओके सर। यस तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं वो नेचुरल है, वो इंटीजर्स हैं, वो रैशनल्स हैं, वो इरेशनल्स हैं और वो रियल्स हैं। ये मेरे पास स्टैंडर्ड सेट्स हैं। अब ए और बी मैं इसके जरिए बयान करूंगा सेट बिल्डर में। अगर इसमें कोई नेगेटिव इंटीजर आएगा फिर मैं जेड पे आ जाऊंगा, अगर इसमें फ्रैक्शंस आएंगी मैं क्यू पे आ जाऊंगा, अगर मेरे पास कंटिन्यूस सेट होगा जिसमें ब्रेक नहीं है, टूट नहीं रहा, बीच में से कोई गैप नहीं आ रहा, सारी वैल्यूज शामिल हो रही हैं, फिर मैं आर पे आऊंगा। उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। इंटरवल्स वो सेट होते हैं जिनमें ब्रेक नहीं आता, वो सिर्फ आर के जरिए डिस्क्राइब हो सकते हैं, वो ऊपर वाले किसी सेट के जरिए डिस्क्राइब नहीं हो सकते। ओके सर। सर ये कह सकते हैं कि सेट जो होते हैं मेरी बात मुकम्मल होने दें फिर क्वेश्चन करें। मेरी बात मुकम्मल। जितने भी इंटरवल्स हैं वो सिर्फ आर से रिप्रेजेंट होंगे और किसी सेट से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, ना वो एन से हो सकते हैं, ना जेड से, ना क्यू से, ना क्यू प्राइम से, वो सिर्फ आर से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, बताना पड़ेगा कि ये आर मीन्स ये रेगुलर सेट है, ये कंटिन्यूस सेट है। इंटरवल्स की 4 टाइप्स हैं। एक टाइप तो मैंने आपके सामने लिखी, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये दोनों बाउंड्रीज से क्लोज है, 1 से भी क्लोज, 2 से भी क्लोज, जिसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। एक इंटरवल ये होता है, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ 1 2 के साथ ब्रैकेट बड़ी नहीं है, छोटी, इसमें 2 शामिल नहीं है। तो मैं अगर लिखूंगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू r अगेन, क्योंकि ये इंटरवल है तो मैं सिर्फ इसको r में लिखूंगा, और 1 लेस आर इक्वल्स टू x। अब मैं यहाँ लेस देन 2 लिखूंगा, मैं लेस आर इक्वल्स टू 2 नहीं लिख सकता। ये बताने का तरीका है कि इसमें 2 शामिल नहीं है, ये भी एक इंटरवल। इसको कहेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एक साइड से ये क्लोज्ड है और दूसरी साइड से ओपन है। अच्छा, फिर है ओपन क्लोज इंटरवल 1 2, ये इसको लिखने का तरीका सेम वही होगा, x बिलोंग्स टू r, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ रियल लाइन से होगी, रियल लाइन से बाहर किसी सेट से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। 1 इसमें शामिल नहीं है जबकि 2 इसमें शामिल है। इस इंटरवल को हम कहेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से क्लोज है। और चौथा इंटरवल होता है जो दोनों साइड से ओपन हो,
उसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ लेस देन आ जाएगा सर, वो दोनों साइड से छोटी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मीनिंग इसका बाय डेफिनेशन ये है कि 1 और 2 के दरमियान वाले चारों में शामिल होंगे, बस बाउंड्री का फर्क पड़ेगा। अगर दोनों बाउंड्री शामिल हैं तो क्लोज्ड इंटरवल है, अगर पहली शामिल है दूसरी नहीं तो वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, अगर पहली शामिल नहीं है दूसरी शामिल है तो वो ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, और अगर दोनों बाउंड्रीज शामिल नहीं है लेकिन बीच वाले सारे एलिमेंट शामिल हैं उसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे। ये 4 किस्म के इंटरवल्स होते हैं और 5वां कोई इंटरवल नहीं होता। अब सवाल करें। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारे पास जो इंटरवल होता है वो क्या सेट की कोई स्पेशल किस्म होती है या फिर सेटों से अलग होता है इंटरवल? अगर टाइम में इनके सेट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? कि हमारे पास वेल डिफाइन हो, ग्रुप कलेक्शन होती है और वेल डिफाइन होती है। रॉन्ग आंसर। ऑब्जेक्ट्स। रॉन्ग आंसर। ओके सर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? collection of well defined and distinct objects. वेरी गुड, ये सही है। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दो कंडीशन है। खालिद जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहा था। सर वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि कुछ खिलाफ करते हैं कि डिस्टिंक्ट ना भी हो तो भी सेट होता है। मैं कहता हूँ वेल डिफाइंड ना भी हो तो भी सेट होता है। ऐसे सेट्स हैं। एक्चुअली सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें फिर फजी है और क्रिस्प है, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्प सेट्स। एक्चुअली सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें फजी सेट्स ऐसे हैं जो वेल डिफाइंड नहीं हो सकते, लेकिन वो सेट है, वो कलेक्शंस है। ओके सर। सर वो देखा था ना एक बुक में कह रहा था कुछ डिस्टिंक्ट होना शर्त नहीं होती। नहीं, बुक नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एनालिसिस एंड वी आर डूइंग इंटरवल्स। इंटरवल्स आर वेरी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट्स। ये डेफिनेशन क्रिस्प सेट की चलेगी, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन। क्या आपको क्लोज इंटरवल पे आ जाते हैं? पहले इंटरवल आप बताएं कि इसमें सेम ऑब्जेक्ट्स आने के चांस हैं इसमें, क्योंकि इसमें हर वो एक्स शामिल है जो 1 से लेकर 2 तक है। क्या ऐसा पॉसिबल है दो रियल नंबर्स जहाँ हो वो सेम हो जाए? नो सर। सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज वेल डिफाइंड? हम बता सकें दुनिया की किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो इसका मेंबर है या नहीं, यही डिसाइड हुआ था। यस सर। ओके, तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लें तो उसके बारे में हम डिसाइड शायद ना कर पाएँ कि उसका मेंबर है या नहीं? मसलन चेयर इसका मेंबर है या नहीं, वी कैन डिसाइड। लैपटॉप इसका मेंबर है या नहीं, वी कैन डिसाइड। असलम इसका मेंबर है या नहीं, वी कैन डिसाइड। 5 इसका मेंबर है या नहीं, वी कैन डिसाइड। हर ऑब्जेक्ट के बारे में हम बता सकते हैं। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जो एम्बिग्युइटी क्रिएट कर रहा हो कि वो इसका मेंबर है या इसका मेंबर नहीं है, तो हम बता सकते हैं। इसलिए ये वेल डिफाइंड भी है। तो ये वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो ये सेट है और ये कलेक्शन भी है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ना। यस सर। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, सेट हो गया सर। सेट की इसीलिए डेफिनेशन सेट हो गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो करें। सर दूसरा क्वेश्चन ये कि हम जो ये ए और बी वाले सेट हैं ये क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हो? हम जो ये वाले इंटरवल्स हैं ये कंटीन्यूअस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू तो वैल्यू होती है ना, वो उधर हो या इधर हो। ये कह सकते हैं वैल्यू डिस्क्रीट सेट है। कंटिन्यूस नहीं होती। सेट डिस्क्रीट या कंटिन्यूस हो सकता है। वैल्यू जो है वो एक नंबर होता है, वो ना डिस्क्रीट होगा वैल्यू, ना कंटिन्यूस होगी वैल्यू। वैल्यू होगी। सेट के बारे में कहा जा सकता है कि ये सेट डिस्क्रीट है या नहीं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये एक डिस्क्रीट सेट है बट फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट सेट। यस ए सेट जो है ये फाइनाइट भी है, डिस्क्रीट भी है। सर बी सेट ऑफ सेट इंटीजर्स फाइनाइट, सुन लें, बी सेट फाइनाइट भी है, डिस्क्रीट भी है, ठीक है। तो कुछ सेट ऐसे होंगे डिस्क्रीट जो फाइनाइट होंगे। हर फाइनाइट सेट डिस्क्रीट लाजमी होगा, लेकिन एन एक डिस्क्रीट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है। जेड एक डिस्क्रीट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है। क्यू एक डिस्क्रीट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है। ये क्यों डिस्क्रीट है? ऐसा सेट जो काउंटेबल हो उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। काउंटेबल का मतलब क्या है? उसकी नेचुरल नंबर्स के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकें बिटवीन एन एंड दैट सेट। अगर हम एन और उस सेट के दरमियान कोई बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं तो वो एक डिस्क्रीट सेट होगा इफ द सेट इज इन्फिनिट। फाइनाइट के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। फाइनाइट सेट सारे के सारे डिस्क्रीट हैं। इन्फिनिट सेट के लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर हम एन के साथ उसकी बाइजेक्शन डिफाइन कर सकें
तो वो सेट होगा डिस्क्रीट सेट। n और z के दरमियान भी प्रोजेक्शन है और n और q के दरमियान भी प्रोजेक्शन डिफाइन हो सकती है, हुई है बल्कि। तो ये वेल नोन नोशन है, इसलिए ये 3 सेट तो हैं डिस्क्रीट। आ जाए q पे, q प्राइम पे, ये डिस्क्रीट सेट नहीं है, r डिस्क्रीट सेट नहीं है, लेकिन q प्राइम कंटिन्यूस भी नहीं है। ये अगर डिस्क्रीट नहीं है तो ये कंटिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि इसमें हर दो इरेशनल्स के दरमियान एक रैशनल है। अगर क्यू प्राइम सेट में लिखूंगा एलिमेंट्स की फॉर्म में तो उसमें इरेशनल नहीं आएंगे, तो ये एक पंक्चर्ड सेट होगा। जिस तरह क्यू एक पंक्चर्ड सेट है, जेड एक पंक्चर्ड सेट है, एन एक पंक्चर्ड सेट है, लेकिन जो कंटिन्यूस सेट है वो आर है या इसके इंटरवल्स हैं। तो कंटिन्यूस सेट सिर्फ 5 तरह के हो सकते हैं। आर खुद जो कि एक इंटरवल है, बाकी क्लोज इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो सकता है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, या ओपन इंटरवल हो सकता है। तो आर क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, ये कंटिन्यूस सेट है, बाकी सारे डिस्क्रीट हैं। अब सवाल करें। सर एक ये भी बात भी है कि हमारे पास n z और q, इनकी n की z के साथ n की q के साथ इसलिए कर सकते हैं कि दोनों ही डिस्क्रीट ही हैं, यानी कि ना z कंटिन्यूस है ना q कंटिन्यूस है। सर जब इरेशनल नंबर भी कंटिन्यूस नहीं है, पंक्चर्ड सेट है, तो फिर हम n के साथ क्या इसकी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकती? गुड। अच्छा ये बताएं कि पाई की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली? 3.1415 और सो ऑन। सो ऑन से क्या मुराद हुआ? फिर आगे बहुत सारे डिजिट आ जाते हैं कौन एज से? फ्रैक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू बताएं। ना सर मुझे नहीं पता, किसको पता है? किसी को भी नहीं सर। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता, एंड दिस इज वेल नोन प्रूफ। इरेशनल नंबर इसको इसलिए कहा है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है? यस सर। तो इरेशनल नंबर्स की जब एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो बेटे आप कैसे बताएंगे कि इस सेट में ये एक बात तो तय है कि हर दो इरेशनल्स के दरमियान एक रैशनल होता है और Yes. हर दो रैशनल्स के दरमियान एक इरेशनल लाजमी होगा। तो अगर क्यू प्राइम का स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें इरेशनल आएंगे, रैशनल तो नहीं आएंगे। यस सर। तो बीच में से कुछ निकल गया ना, बिल्कुल सर, रैशनल नंबर निकल गया। तो ये कंटिन्यूस तो ना रहा, नहीं होगा सर। ये इसलिए कंटिन्यूस नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ सवाल है तो करिए। जी सर, एक क्वेश्चन है। जी बेटा। हमारे पास एक सेट है 1 प्लस, सर सेट लिखें, लिखवाएं, बोले जल्दी। 1 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस प्लस 1 1 ओवर n, ओवर n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, वेयर नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है? जी सर। ओके, ये हमारा सेट है। एक क्वेश्चन क्या है बेटे आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वैल्यूज इंपोर्ट करूँगा तो मेरे पास 2 से 2 और 1 के दरमियान आएंगी, यानी कि जब 2 और 1। n को 1 पुट करेंगे 2 आएगा, जी सर। फिर 1.5 आएगा, जी सर। फिर 1.2 आएगा सर। 1 होल 1/4 आएगा, 3 आएगा। ठीक है? फिर 1 होल 1/4 आएगा, ऐसे जी। फिर 1 होल 1/5 आएगा, समझ रहे हैं? जी सर, एंड ऐसे सो ही आएगा। ये एलिमेंट्स आएंगे। क्वेश्चन क्या है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो लास्ट जो हमारे पास है टर्म आएगी वो 1 नहीं आएगी? नहीं आएगी। और सर ये रीज़न क्या है सर इसका? रीज़न ये है, आप ये बताएं पहले कि 1/3, 1/4, 1/5 के नंबर कम होते जा रहे हैं या नहीं होते जा रहे, बस ये बताएं पहले। जी सर, ये कम होते जा रहे हैं। अच्छा, 1/n कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है? n कुछ भी पुट कर दें, कोई नेचुरल नंबर पुट कर दें, क्या इसका आंसर 0 आ सकता है, इक्वल टू 0? नो सर। तो ये बताएं 1 प्लस 1/n का 0 प्लस 1 आंसर कभी आ सकता है? नो सर। इसलिए 1 आंसर नहीं आ सकता। इसका आंसर 1 नहीं आ सकता।
लेकिन सर हम ये भी तो ये कह सकते हैं ना कि अगर हमारे पास 1/n है और हमारे पास n इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर मैं इन्फिनिटी की में पुट करता हूँ तो 1 क्या ओवर इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है? नो सर। अगर नहीं है तो आपने पुट क्या करना है? ओके सर, और बस सर यही कंफ्यूजन थी। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लो। सर एक क्वेश्चन और है जी बेटे। सर। ये अब हम जैसे ये क्वेश्चन लगा लें कि इसके जब हम इनके एक वैल्यूज देख रहे हैं कि ये 1 पे 2 आ रहा है, उसके बाद 1/2 आ रहा है, इस तरह वैल्यूज आ रही हैं, तो इस तरह वो सेट नहीं बन रहा जिस तरह उसे बनना चाहिए। इनके वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बन रहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा सो व्हाट? है। तो फिर ये यानी कि कोई सेट में ये शर्त तो नहीं होती कि हम हमेशा उसे एक तरतीब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख रहे होंगे। नहीं, किसने कहा? फिर ये हमारी ही थोड़ी बहस चल रही थी, इस वजह से फिर मैंने नो कहा नो, क्लियर कर लूं। 3 किस्म के सेट हो सकते हैं। एक ऐसे जिनके एलिमेंट्स इंक्रीजिंग हो, एक ऐसे जिनके एलिमेंट्स डिक्रीजिंग हो, एक ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो। चौथी यस कोई सर। पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके सर। अगर डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो उसका लोअर बाउंड उसकी लिमिट होगी। या सर इसी तरह जो लोअरली बाउंडेड होते हैं उनके सारी डिक्रीजिंग ही होंगे, अब इंक्रीजिंग होंगे। अगर इंक्रीजिंग है तो उसका अपर बाउंड उसकी लिमिट होगी। यस सर। अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बिल्कुल सर। तो सेट सर की तीनों तरह के हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये एक सेट आपके सामने लिखा हुआ है जो डिक्रीजिंग है। इससे एग्री करते हैं आप लोग? यस सर बिल्कुल, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है हमारे अब मैं पास। आपके सामने एक सेट लिखता हूँ, आपने उसके बारे में मुझे बताना है। बी सेट है, चलें बी सेट रेड में कर लेते हैं। वो सेट ये है -1 + 1/n where n belongs to natural numbers with plus पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के साथ बिलोंग करता है। तो आप बताएं इस सेट के एलिमेंट्स क्या आएंगे? पहला एलिमेंट क्या आएगा पहले जब मैं एलिमेंट इनको जीरो वन? आएगा। 0 आएगा। दूसरा क्या आएगा? ये कुछ माइनस में आएगा सर, -1 + 1/2, -1/2 आ जाएगा सॉरी, सर। ये प्लस है, ये माइनस। हाँ सर। फिर ये यानी कि पहला एलिमेंट आ जाएगा हमारे 0 पास आएगा, 0 आएगा। दूसरा एलिमेंट क्या है? 1/2 आ जाएगा सर। 1/2 सर। 1/2। तीसरा एलिमेंट क्या है? 2/3। 2/3। फिर चौथा एलिमेंट क्या है? 1/2, 2/3, 3/4। 3/4। तो आप बताएं ये सेट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? सर ये सेट इंक्रीजिंग है सर। इंक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग था, यस सर। ये इंक्रीजिंग था। यस सर। अब मैं सी सेट लिख देता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नजर तो आ रहा है या वो भी नहीं आ रहा? यस सर अभी आया ना सर, ओके। रुक गया था। -1 की पावर n पुट करें। पहले 1 आएगा 0 पुट करने से, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा एंड सो ऑन। तो क्या यस सर। ये सेट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? सर ये कुछ भी नहीं है। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। तो इसी तरह 3 किस्म के सेट हो सकते हैं, एक जो डिक्रीजिंग हो, एक जो इंक्रीजिंग हो, एक जो कुछ भी ना हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो। फ्लक्चुएट कर रहा हो, ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग यस सर। हो। सर एक डाउट है सर इसी चीज़ को लेकर कि अगर हमारे पास हमने ये कहा कि हम इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, तो हमने 1/n हमारे पास एक सेट है और n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, तो हमने उसको कहा कि उसका जो मैक्सिमम सॉरी जो सुप्रीमम है वो 1 है और जो इनफिमम है वो 0 है। तो हम क्योंकि हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो हम फिर कैसे बोल दिया कि हमारे पास 1/n है। एक बात याद रखिए, जब आपके सवाल तसव्वुराती होंगे तो आपको तसव्वुराती जवाब समझ आ जाएगा। आप पहले एक एग्जांपल दें, सर ये एक सेट है, इसमें सुप्रीमम इंफिमम में फला मसला आ रहा है, ताकि आपको टारगेटेड में आंसर दे। ओके सर। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया है, मैंने आपको आंसर किया है।
सेट है सर 1/n, जी जी 1/n, n बिलोंग करता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर से। ठीक है। देन सर इसका सुप्रीमम 1 होगा, इसका सुप्रीमम 1 होगा सर, ठीक है, और इसका इन्फिमम हम लोग 0 कह रहे हैं। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसका 0 जो इन्फिमम है, हम इस रीज़न पे कह रहे हैं ना कि 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल आता है, नो, या हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कि 0 और 1 के दरमियान ही वैल्यूज आ रही हैं, जो भी वैल्यू पुट करेंगे। नो, सर फिर आप बता दें सर। डेफिनेशन की वजह से कह रहे हैं बेटे। सुप्रीमम ऑफ ए 1 है और इनफीमम जो है इसका, इनफीमम ऑफ ए जो है वो 0, ये बाय डेफिनेशन कह रहे हैं। तो सर जो प्रीवियस थी वहाँ पर भी तो हमारे पास कोई 0 से, प्रीवियस को छोड़ दें, पहले इस पे डिस्कस करें और बताएं कि आपके पास इनफीमम की डेफिनेशन क्या है, आप ये बताएं। सर एक ऐसा लोअर बाउंड जो सबसे बड़ा हो लोअर बाउंड, तो और तरीका ये है जब आपको डेफिनेशन पता है, और होना ही डेफिनेशन से, और कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो पहले आप देखें 0 इसका लोअर बाउंड है या नहीं। जी सर। तो क्या इसका 0 लोअर बाउंड है? क्या 0 सारे x से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a? क्या ये बात ठीक है? जब तक ये बात ठीक नहीं होगी ये लोअर बाउंड नहीं बनेगा। जी सर ठीक है सर। तो एक बात ठीक है कि ये लोअर बाउंड है। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये लोअर बाउंड है या नहीं ये पता है। जी सर। ये मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा, मैं सदियों से यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई सवाल है और आपने इनफीमम फाइंड करना, यू हैव टू फॉलो द डेफिनेशन। मसलन जैसे ये क्वेश्चन आया, मैंने आपसे पूछा डेफिनेशन क्या, आपने बताया कि वो लोअर बाउंड भी हो और वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो। जी सर। ओके, जी सर। अब ये लोअर बाउंड हो गया इस वजह से। एनी क्वेश्चन? नो सर। अभी ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हुआ। जी सर। अगर मैं लेट कर लूं कि m जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, बट लेकिन m जो है 0 से बड़ा है, m जो है वो 0 से बड़ा है, तो 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो नहीं होगा। नो सर। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? समझ आ रही है। ओके, ठीक। ये हमारे पास एक कंडीशन हमने अस्यूम कर ली कि m एक लोअर बाउंड है लेकिन वो 0 से बड़ा है, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड m है, 0 नहीं है। ये समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? जी सर आ गई। अच्छा, अब आपके पास दो रियल नंबर अगर हो a और b इस तरह हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि इनके दरमियान कोई रैशनल एग्जिस्ट करेगा? दो रियल नंबर है सर, लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगा सर। तो p ओवर q एक रैशनल में इसके दरमियान एग्जिस्ट करवा देता हूँ, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और दोनों इंटीजर होंगे। जी सर। तो इसमें 0 और m के दरमियान भी कोई ना कोई रैशनल एग्जिस्ट करेगा। ओके, जी सर। वो होगा कोई p ओवर n टाइप का या p ओवर q टाइप का। p और n इंटीजर होंगे। जी सर। तो p और n में से कोई नेगेटिव हो सकता है? प्योर नो सर। नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, हाँ या ना? जी सर। तो अगर मैं p से तकसीम कर दूं तो ये क्या बनेगा? p इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, जी सर। ये 0 आ जाएगा, 0 बन जाएगा। ये लेस देन 1 ओवर n आ जाएगा, हाँ या ना?
ये जी सर। लेस देन m ओवर p आ जाएगा, हाँ या ना? जी सर। आप बताएं m ओवर p m से छोटा होता है या नहीं? क्योंकि अगर p इंटीजर है और पॉजिटिव है तो m ओवर छोटा ही p हो। या बराबर हो सकता है p 1 हो, ठीक है? जी सर। ओके, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 0 लेस देन 1 ओवर n लेस देन m है किसी एक n के लिए? एक n तो ऐसा होगा, जी सर, ऐसा होगा। तो इसका मतलब है क्या m से a के सारे एलिमेंट लेस हैं, ग्रेटर है? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये वाली? 1/n सर, ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा सर। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, जी सर। लिहाजा m 0 से बड़ा हो सकता है? नो सर। नो इसका सर। मतलब है m 0 से क्या होगा, अगर बड़ा नहीं है तो या छोटा होगा या इसके बराबर होगा। जी सर। तो कोई भी लोअर बॉन्ड लें वो 0 से छोटा या उसके बराबर है। जी सर। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कौन सा हुआ? ये जो हम जीरो। कह 0 ही कह रहे हैं। 0 हुआ, क्योंकि लोअर बॉन्ड तो वो है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड अब वो बन गया, क्योंकि जितने भी लोअर बॉन्ड है वो 0 से छोटे हैं या उसके बराबर हैं, लिहाजा वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। एनी क्वेश्चन? नो सर। इसी तरह सुप्रीमम की स्टोरी है। जी सर। और सर ये समझ आ गया है सर। तो सर अगर आपने प्रीवियस स्लाइड जो सर मैंने क्वेश्चन किया था वो ओपन करें सर। जी बताएं। सर इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या सर हम वही डेफिनेशन हम के अकॉर्डिंगली हम नहीं कह सकते कि हमारा जो ये जो सेट है जो इसके जो 1 से तमाम वैल्यू 1 एक ऐसा नंबर है जिससे जो तमाम वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं 1 से बड़ी हैं सर। 1 से बड़ी है? जी सर, सेट की तमाम वैल्यूज। हाँ बड़ी है, वो लोअर बॉन्ड है। देन क्या वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है? लोअर बॉन्ड तो वो है, बड़ी तो है। इससे सिर्फ इतना पता लगेगा कि वो एक लोअर बॉन्ड है। इससे ये कैसे पता लगेगा कि तमाम लोअर बॉन्ड्स में सबसे बड़ा बांधना ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड वो कैसे है? लोअर बॉन्ड तो वो है। सर हम डेफिनेशन को यूज करके ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते उसको? कोर्स करेंगे और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ दुनिया का कोई सेट हो डेफिनेशन ने इसी तरह अप्लाई होगा। ए बी और सी तीनों सेट्स पे डेफिनेशन ने वैसे अप्लाई होगा। या फिर हम यानी कि कोई m में का असाइनमेंट लेके हम कहेंगे ये 0 से बड़ा होने के बावजूद तमाम एलिमेंट से छोटा है। देखिए हो सकता है उसका 0 ना हो, 1 हो, जैसे ये है तो हम 0 या से फिर बड़ा हम जिस हिसाब से सेट जिस नंबर को भी आप इनफिमम शो करना चाह रहे हैं उसको डील कैसे करना है ये सीखिए ना। चाहे वो सेट का इनफिमम 1 हो, 0 हो, 5 हो, 9 हो, हमें इससे कोई गौर नहीं होनी चाहिए। जो भी Yes. नंबर इनफिमम शो हो रहा है उसको डील कैसे करना है? डील ऐसे करना है, यू हैव टू शो कि वो जो वैल्यू है वो लोअर बॉन्ड है, और फिर आपने दूसरे स्टेप पे शो करना है कि अगर कोई और लोअर बॉन्ड होगा तो उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये शो करना है। या अपने उससे बराबर या छोटा होगा। हाँ बस। और सर Okay, जो sir. दूसरा सर जो क्या दूसरा आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। फिर उसी को अप्लाई करेंगे ना बेटे। जी सर। यानी उसका प्रूफ भी करवाया, उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन भी इसीलिए करवाई कि वो थ्योरम्स ही अप्लाई होने हैं, वो प्रोपोजिशंस ही अप्लाई होनी है जब हमने कैलकुलेशंस करी। सर बेसिकली ना हमें इसमें इशू नहीं आ रहा कि हमने प्रूव कैसे करना है। हमें ये इशू आ रहा है कि हमने जो हमारे पास सेट है हमने उसको सिंप्लीफाई करके हमने बताना कैसे है कि हमारे पास ये वैल्यूज कौन सी, मीन कि हमारा जो इश्यूज आ रहा है वो सेट की वैल्यूज के ऊपर आ रहा है कि हमारे पास जैसे वो तो फिर आपको ना सेट्स आते हैं ना फंक्शंस आते हैं सर। ये फिर वो डेफिनेशन अगर आती है और डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके सामने सेट आ जाए, सेट का स्ट्रक्चर नहीं देख सकते कि इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो तो बेटे आपका सेट की डेफिनेशन का और फंक्शंस का इशू है। जैसे 1/n एक फंक्शन है, मैंने n की वैल्यूज पुट की इसमें और मेरे पास एक सेट आ गया,
जी मैं सर। समझता हूँ दुनिया का कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें कंडीशंस दी हुई हो, वो पुट करने से एलिमेंट्स ना आ रहे हैं। मेरे सामने तो कोई नहीं आया दुनिया का ऐसा सेट। आपके सामने आया है, प्लीज़ मेरे सामने रखें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको कोई मसला हुआ होगा ना किसी सेट में, उसके एलिमेंट्स का पता नहीं लग रहा होगा कि कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो आप मेरे सामने वो सेट रखें कि ये देखें सर, इसका कैसे पता चलेगा। सर जो प्रीवियस सेट है सर उसको ओपन करें। सर वही था कि वो कुछ कह रहे थे कि सर हम जी, फार्मूला हाफिज को बात करने दें, बाद में बीच में कोई और बोले। हाफिज से मैं बात कर लूँ उसके बाद बोलूँ। जी सर। सर हमने जो इसको हमने जो रिप्रेजेंट करवाना है, हमने सिर्फ जब हम इसको 1 + 1 और n को जब हम ओपन करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे तो हाँ, 2 1.5 जिस तरह इसके वैल्यूज आ रही हैं हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो मुझे फिर आपकी हम मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, बोले। सर हम इसका रिप्रेजेंटेशन में हमें ये भी पता है कि 2 और 1 के दरमियान वैल्यूज आएंगी, लेकिन ओके, हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे सर? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे? जी सर। हमने अगर सेट की ये फॉर्म लिखी है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने ये फॉर्म लिखी है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके सर। पर ये सर इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। जी उसमें सर। सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है, या डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव। टेबुलर फॉर्म हो सकती है, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो सकती है। तो हमने दो फॉर्म्स तो यूज़ कर ली, सेट बिल्डर भी यूज़ कर ली और टेबुलर कर ली। तो और कौन सी रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए? यही है बस, ठीक है। सर हम बेसिकली हम 1 को अप्रोच करना चाह रहे थे, तो उसी में इश्यू आ रहा था कि हम अगर 1 है इसको रिप्रेजेंट करवाना है सेट के अंदर, उसके अंदर डाउट आ रहा था हमें। क्यों आ रहा है? आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का आखिरी एलिमेंट बताएं। नहीं सर अब समझ आ गया सर। ये कौन सा, मतलब मुझे नहीं समझ आया नहीं सवाल। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में आप ये नहीं सोच रहे, लेकिन इस सेट के बारे में आप सोच रहे हैं कि आखिरी एलिमेंट। वाई? क्यों? रीजन होनी चाहिए ना फिर। जी सर अब समझ आ गया सर। सेट ऑफ इंटीजर्स का छोटा और बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो बताएं। छोटा सर 1 है लेकिन बड़ा हम नहीं बता सकते। इंटीजर्स का? सर हम सॉरी मैं उसका समझ आ रहा था, नेचुरल नंबर को समझ रहा था ना। हम सेट उसका ऑफ इंटीजर्स का? ना छोटा बता सकते ना बड़ा बता सकते। फिर वहाँ की कोई तकलीफ नहीं है हमें। जी सर। देखिए ना, मतलब आप स्ट्रक्चर को समझें। तो अगर कोई बाकी पर्टिकुलर ऐसा सेट है आपके पास जिससे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप दिखाएं मुझे कि ये सेट है जी, देखें इसके एलिमेंट्स का क्या करूँ मैं। ओके सर। वो आपने अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं दी, ठीक है। जी सर। ओके, फिर कोई और क्वेश्चन है जी किसी का? एक साहब बोल रहे थे बीच में। तो मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हमारा ये आपस में ही था, हमारा ये रात को बहस हो रही थी काफी ज्यादा कि कुछ कह रहे थे कि वो 1 बाय जो आखिरी है ना 1 एलिमेंट, वो सेट का हिस्सा होगा और हमारे सेट का करेगा। ओके, कह रहे थे कि नहीं होगा ये। इसका तरीका बहस नहीं है इसका। अच्छा, अब मुझे समझ आया, इसका तरीका बिल्कुल बहस नहीं है। इसका बड़ा आसान तरीका है, बताऊं या रहने दूं? यस सर बताएं। बता दें सर। फर्ज करें 1 बिलोंग करता है ए में, ठीक है। इफ 1 बिलोंग्स टू ए, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। तो आ 1 रही को है सर। इक्वल होना चाहिए, 1 को इक्वल होना चाहिए 1 + 1/n के, हाँ या ना? जी यस सर। सर। फॉर सम n बिलोंग्स टू n, ऐसा ही है। जी सर। बिल्कुल सर। कभी भी बहस ना करें, उसको सॉल्व करें, जो क्वेश्चन आपका है उसको सॉल्व। अगर 1 ए में है तो 1 इक्वल होना चाहिए इस तरह की किसी चीज़ के, किसी एक n के लिए, हाँ या ना? बिल्कुल सर। जी सर। ओके, तो इसमें से 1 में से माइनस किया तो 0 इक्वल होना चाहिए किसके? 1/n के। जी सर। फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल सर। तो क्या आपके पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको आप सर है यहाँ पुट करें तो आंसर 0 आ जाए? सर, बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है सर। अगर ऐसा कोई n नहीं है तो ऐसा n होगा? नो सर, आसान भी नहीं होगा। अगर ऐसा n नहीं होगा तो क्या 1 a में बिलोंग करेगा? नो सर। कंक्लूजन इज सिंपल फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर। डिस्कशन ओके। खत्म। मतलब इसमें कोई डिस्कशन नहीं बनती। क्यों? अगर आपके जहन में कोई सवाल आया, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन बनाए कि अगर मैं कह दूं कि 1 a में है तो क्या मसला होगा।
सिंपल। यस सर। ठीक है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। कोई और क्वेश्चन नहीं है? नो सर। नो ठीक सर। है, फिर मेरे ख्याल में फिर इसको कंक्लूड करते हैं और एंड करते हैं।